आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबने उत्तर लेखन किया होगा और उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा 2 टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें एक में आपको यूपीएससी बेस्ड जो समसामयिक घटनाक्रम पर उत्तर लेखन होता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी राज्य विशेष की कर रहे हैं मध्य प्रदेश को छोड़कर, तो आप वहां से उस लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अलग सा ग्रुप है। तो दोनों की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहां से आप ग्रुप को यदि चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। उसमें फायदा क्या है कि आपके उत्तर को प्रतिदिन चेक करने के उपरांत उसकी कमियों को बताया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कल का प्रश्न था, आप जानते हैं कि सप्ताह में 3 दिन हमारा समसामयिक विषयों पर उत्तर लेखन होता है और 3 दिन हमारा मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो पाठ्यक्रम है उस पर उत्तर लेखन होता है। और जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बिंदुओं को छोड़ दें जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से ही संदर्भित हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो बाकी की सारी चीजें जो है सभी राज्य विशेष परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां भी उत्तर लेखन जो है करना पड़ता है, मुख्य परीक्षा में जो है उत्तर लेखन किया जाता है, कराया जाता है, तो वहां के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है या सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां मुख्य परीक्षा लिखित में है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था, लॉकडाउन के दौरान गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किन कदमों की आवश्यकता होगी। मतलब लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में है, उसको संभालने के लिए, पुनः गति प्रदान करने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है, वही आपको बताना था। और आपको पता है कि आपको 2 उत्तर को लिखना था। पहला उत्तर 200 शब्दों में, दूसरा उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा और चीजों को देखते हैं। और यह प्रश्न यदि देखें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश राज्य विशेष से, पहले वो समझ लेते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुसंख्यक आबादी, जनजातीय और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश राज्य विशेष में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और ये जो आबादी होती है, एक प्रकार से ये जो लोग होते हैं, इनकी आजीविका का साधन, एक प्रकार से कह लीजिए अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो ये असंगठित क्षेत्र में जुड़े होते हैं। ये जो जनजातीय लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ज्यादातर लोग कहाँ पे जुड़े हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। और वर्तमान समय में सबसे बदहाल स्थिति में यदि कोई क्षेत्र है तो वो असंगठित क्षेत्र ही है। तो इसे मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उससे जुड़ी हुई चीजों को भी आप लिख सकते हैं यदि आप अलग से उत्तर लेखन एक करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें घटित हो रही हैं, किन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि भारत में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है। भारत में यदि देखें वर्तमान समय में कोविड-19 की मार सबसे ज्यादा यदि किसी पर पड़ रही है तो वो या तो मजदूर वर्ग हमारा है या तो हमारा किसान वर्ग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हमारा दैनिक मजदूर और किसान वर्ग है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि जब कोविड-19 का ये प्रकोप चालू हुआ था, कोविड-19 का कहर जब प्रारंभ हुआ था, उससे पहले भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी। उस समय भी लगातार पिछले 6 महीनों से, कोविड-19 के पहले से लगातार 6 महीनों से भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार गिरती जा रही थी और विभिन्न रेटिंग एजेंसियां जो है लगातार इनके जीडीपी वृद्धि को कम करती जा रही थी। तो अभी हाल ही में यदि हम बात करें तो फिच रेटिंग आई थी, उसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 2.5 बताई गई है आगामी वित्तीय वर्ष में। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो रेटिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है क्योंकि हर महीने कोई नई रेटिंग आती है, हर महीने कोई नया आंकड़ा आता है। तो पीटी के दृष्टि से ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़ी हुई चीजों की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड-19 के दौर के पहले भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी, संघर्ष कर रही थी, बेहतर स्थिति के लिए प्रयास कर रही थी। और ऐसे समय में जब कोविड-19 का प्रकोप आया, जहां पर सारी चीजें एक प्रकार से बोले तो उद्योगों को जो पहिया था उसको रोक दिया गया, उस उद्योगों पर विराम लग गया, तो निश्चित रूप से हमारी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब चुनौतियां बढ़ गई हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है और किस प्रकार से उन चुनौतियों को भारत सरकार को या भारतीय रिजर्व बैंक को किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप कर
उनको सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, किस प्रकार से उद्योगों को पुनर्जीवित करना चाहिए जिससे वो लोगों को रोजगार दे सकें, और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बेहतर रोजगार पहले की तरह से मिल सके। तो आप जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कहे जाते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ वाले शहर हैं, वो ज्यादातर शहर क्या महानगर होते हैं। और आप जानते हैं, चाहे महानगरों की बात आप ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए अहमदाबाद, आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, मतलब इंदौर ले लीजिए, मतलब जो कहने की बात है कि जो हमारे प्रमुख शहर हैं, जो उद्योग गतिविधियों के लिए, एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए, जहां पे अर्थव्यवस्था केंद्रित होती है जिन शहरों पर, वो जो हमारे प्रमुख शहर हैं भारत के, वहां पर लगातार क्या हो रहा है, हॉट स्पॉट क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इससे क्या संभावना है कि आगे भी इसमें लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। जो आप जानते हैं कि हम सब उम्मीद कर रहे थे 3 मई के बाद कुछ छूट दी जाएगी, तो निश्चित रूप से कुछ छूट दी जाती है, लेकिन जिस तरह से जो हमारे प्रमुख शहर हैं, जो हमारे औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु वाले शहर हैं, उनमें लगातार हॉट स्पॉट में अभी भी वृद्धि देखी जा रही है। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 90 हॉट स्पॉट वर्तमान समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 90 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं दिल्ली शहर में। पहले 80 थे, बाद में 90 हो गए। तो जब 90 शहर, दिल्ली जैसे शहरों में 90 स्थान ऐसे हैं हॉट स्पॉट वाले, तो निश्चित रूप से दिल्ली का अभी आगे वाले महीनों में खुलना निश्चित रूप से अनिश्चित है। तो दिल्ली, तो जैसे आप जानते हैं दिल्ली भी हमारी औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, तो दिल्ली भी इस तरह से खुलने वाला भी नहीं है। इसी तरह से यदि अहमदाबाद को देखें तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद में भी दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका भी खुलना भी नामुमकिन है। उसी तरह से यदि हम इंदौर चले जाएं तो इंदौर में भी लगातार हॉट स्पॉट बढ़ रहे हैं, तो इसका भी खुलना नामुमकिन है। मुंबई तो खुलना ही नहीं है अभी। तो यदि हम देखें जो हमारे प्रमुख शहर हैं, जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, वर्तमान परिस्थिति को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनको अभी खोला जा सकता है। हो सकता है शहरों को खोला जाए, लेकिन उसमें गतिविधियां जो होंगी वो सीमित गतिविधियां होंगी, एकाएक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं की जा सकती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो समस्या हमारे लिए क्या है कि जो भी हमारे प्रमुख शहर थे वो बुरी तरह से प्रभावित हैं, वहां के उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हैं, उनमें काम करने वाले जो कामगार थे वो बुरी तरह प्रभावित हैं, उनका परिवार प्रभावित है। तो आप देख सकते हैं भारत की एक बहुसंख्यक, एक बहुत बड़ी आबादी बहुत बुरी तरह से कोविड-19 के दौर में प्रभावित है। ठीक है, मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है वो हमारी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। तो आप जानते हैं कि इस चीज से स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से जो हमारे शहर हैं वो एकाएक नहीं खुलने वाले हैं। यदि खुलेंगे भी तो कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएगी, थोड़ी गतिविधियों को। तो इससे समस्या क्या होती है, आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो एसेंशियल गतिविधियों को छूट दी जाती है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल में बांट दिया जाता है, जरूरी गैर जरूरी। तो आप जानते हैं कि जो भी जरूरी सेवा होती है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गैर जरूरी सेवाओं से, गैर जरूरी चीजों से जुड़ी होती है। मतलब कहीं ना कहीं इसेंशियल सर्विस और नॉन एसेंशियल सर्विस में जुड़ाव देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में यदि देखें आप तो क्या ले लीजिए, आप जानते हैं दूध को छूट दी गई है। दूध जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, या देख लीजिए मिल्क इंडस्ट्री जो है उनको छूट दी गई है। अब दूध जिसपे पैकिंग होता है, जो पैकिंग वाला दूध आता है पॉलीथीन में आता है। अब आप जानिए पॉलीथीन तो सरकार ने छूट नहीं दिया है कि आप पॉलीथीन के जो उद्योग हैं उनको छूट तो नहीं दिया गया है कि आप बनाएं। तो निश्चित रूप से एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया था जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी जरूरी सेवाएं हैं वो गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। ऐसे समय में यदि ज्यादा दिन तक लॉकडाउन खिंचता है तो निश्चित रूप में जो जरूरी सेवाएं हैं उनकी भी उपलब्धता, उनका भी जो चयन है वो प्रभावित होगा, और आने वाले समय में ये समस्या बढ़ने वाली है यदि इसी तरह से हमारा बना रहा। तो इसके लिए क्या है कि लॉकडाउन से तो संक्रमण को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लॉकडाउन से तो हम इसको संक्रमण को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसकी जो गतिशीलता है उस पर विराम लगा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो आगे वाले समय में क्या करना होगा, केंद्र सरकार निश्चित रूप से मजबूर होकर करना पड़ेगा कि कुछ शर्तों के साथ इंडस्ट्री जो हमारे हैं, महानगरों में भी जो इंडस्ट्री हैं जहां कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वहां भी उनको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था या आवश्यकता से अधिक हमारी व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि एक तरफ तो हमारा मजदूर वर्ग प्रभावित है, दूसरी तरह से जब हमारा चेन सिस्टम, जो हमारा सप्लाई चेन सिस्टम है वो प्रभावित होने लगेगा, तो निश्चित रूप से यह समस्या
बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो संक्रमण है ये आने वाले अभी लगभग 1 वर्ष तक ऐसे ही बना रहेगा, किसी न किसी भाग में ऐसे ही बना रहेगा, पूरी तरह से अभी ये समाप्त तो होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जरूरी कदम क्या उठाए जा सकते हैं कि सर्वप्रथम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हो, यदि हम देखें तो कृषि में, एग्रीकल्चर में यदि देखें तो लगभग 15% जीडीपी का लगभग 15% हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से आता है और लगभग 50% लोग इन गतिविधियों, कृषि गतिविधियों से भारत में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उस पर ध्यान दिया जाए, सरकारें कृषि क्षेत्र पर ध्यान दें। कृषि क्षेत्र में क्या हो सकता है कि वर्तमान समय में आप जानते हैं लॉकडाउन हो, कोई भी प्रकोप हो, इस तरह की कोई भी घटनाएं हो, कोई भी मानवीय आपदा हो, तो आप जानते हैं कि भाई फसल का उगना, फसल का पकना ये तो रुकेगा नहीं लॉकडाउन से। तो इसका प्रभाव, तो लॉकडाउन का प्रभाव फसलों पे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से फसलें होंगी, अनाज यहाँ पे होंगे, अनाज उत्पादन होगा। और जब अनाज उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से किसान को क्या चाहिए, किसान को एक बाजार चाहिए और सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि किसान को बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारा जो किसान है, जो हमारी 50% आबादी लगभग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, कम से कम वह ना प्रभावित हो, वह किसी तरह से ना प्रभावित हो। इसके लिए जरूरी है कि किसानों से संबंधित जो हमारा सप्लाई चेन है, जो हमारा खरीदारी का सिस्टम है, जो राज्य विशेष अपनी तरह से जो फसलों की खरीदारी करते हैं, तो उसको किसी तरह से ना प्रभावित किया जाए, उसको निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से चलाया जाए। तो इससे किसानों की समस्या दूर हो सकती है। जब किसानों को बाजार मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान की समस्या दूर रहेगी। और रही बात खाद और बीज, इन चीजों की, तो इनके लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने छूट दिया है, तो इस पर किसी तरह का कोई जो है एक प्रकार से देखें तो शॉर्टेज नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है किसी भी राज्य में। तो सबसे पहले किसान की जो समस्या है बाजार की, तो बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। स्थानीय प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यहाँ पे समस्या क्या आती है कि हमारा जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय प्रशासन है, तीनों में समन्वय की कमी देखने को मिलती है। यदि केंद्र सरकार कोई योजनाएं बनाती है, कोई योजना बनाती है किसानों से संबंधित, तो निश्चित रूप से वो जो जमीनी हकीकत है उससे दूर होती है। वर्तमान समय में जो योजनाएं देखने को मिलती हैं वो जमीनी हकीकत से दूर होती हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जब किसानों से संबंधित कोई योजना बनाई जाए, उनके हित के लिए कोई योजना बनाई जाए, तो सबसे पहले स्थानीय प्रशासन से सुझाव लिया जाए। स्थानीय प्रशासन के अलावा राज्य सरकार से भी उस संबंधित क्षेत्र के बारे में, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाए और एक समन्वित ढंग से, तीनों के एक समन्वित प्रयास से किसानों से संदर्भित योजनाओं को बनाया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो हमारा किसान वर्ग है, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, वो इससे प्रभावित नहीं होगा। दूसरी बात आती है मजदूरों की। पहला तो हमने देख लिया किसानों की, और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ बाजार उपलब्धता की है। बाजार उपलब्धता की है। बाजार उपलब्धता के साथ उन कैसे मार्केट तक वो पहुंचे, कनेक्टिविटी। तो दो चीजों पर राज्य सरकार प्रयास कर रही है। किसानों के समक्ष यही दो मूलभूत समस्याएं हैं। यदि हम बात करें मजदूरों की, तो आप मजदूरों के बारे में देखते होंगे क्या है, दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे लोग अपने घर को प्लान कर रहे हैं। क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि उनको शहरों में रहने में समस्या आ रही है। जब इनका काम धंधा बंद हो गया है तो निश्चित रूप से इनको जो रूम रेंट होता है और जो दैनिक जीवन की, दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं, जो दैनिक सामग्री होती है, उसकी एक प्रकार से देखें तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये सुनिश्चित, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए घर पलायन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर सबसे पहले जो निर्माण गतिविधियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट थे, उनको हर हाल में प्रारंभ किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हर हाल में प्रारंभ किया जाना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, पहले जैसे पहले गति थी उस तरह से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। और इसके प्रारंभ होते ही जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, किसानों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा तो यही प्रभावित है, तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए कामगारों की समस्याएं कम होंगी और उनकी जो आर्थिक समस्याएं इन दिनों बढ़ गई हो, निश्चित रूप से कम होगी यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसको निर्माण गतिविधियों में अवसंरचना विकास की परियोजनाओं को हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए समस्या क्या है कि वर्तमान समय में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समस्या क्या है कि हमारा देखें तो जो हमारा शेयर मार्केट है
वो बहुत गिर चुका है। शेयर मार्केट दिन प्रतिदिन कंपनियों के शेयर गिरते जा रहे हैं। तो इनके लिए समस्या क्या है? जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनके लिए क्या समस्या है? धन की समस्या है। इनके लिए फंड कहां से आए? फंड कहां से आए? सबसे बड़ी समस्या इनके लिए यही है। यदि ये प्रारंभ करते हैं तो इनके लिए फंड, बाजार के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए धन कहां से उपलब्ध करें अपने आप को? तो इसके लिए जरूरत है कि केंद्र सरकार पहल करे, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट दे, केंद्र सरकार कुछ सहायता, आर्थिक सहायता इनको उपलब्ध कराए। जो आर्थिक प्रोजेक्ट हैं हमारे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध क्यों कराए? यह जरूरी क्यों है? यदि इसको देखें तो वर्तमान समय में आप देखते होंगे जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार रेपो रेट को कम कर रहा है, लगातार रेपो रेट को आरबीआई कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? जिससे बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके, मतलब धन का प्रवाह हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचे, कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे बैंक। इसलिए जो है आरबीआई तो कर रही है, आरबीआई अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है कि भारत में अवसंरचना विकास के प्रोजेक्ट जो है, निर्माण इकाइयां जो है, जो इंडस्ट्री है, किसी प्रकार से उनको धन की कमी ना हो, बैंक उनको लगातार वित्त उपलब्ध कराए। लेकिन समस्या क्या है कि वर्तमान समय में बैंक जो है वो जोखिम नहीं लेना चाहते। वर्तमान परिस्थिति को देखकर ये जो बैंक हैं ये जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या इंडस्ट्री वालों को जो है लोन नहीं दे रहे हैं, कर्ज नहीं दे रहे हैं। और यही समस्या है इन लोगों के पास कि जब कर्ज नहीं मिल पा रहा है, धन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो यदि ये चालू करना भी चाहते हैं, सरकार इजाजत भी दे देती है इनको, तो ये कहां से चालू करेंगे जब इनके पास धन की उपलब्धता नहीं होगी? तो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार सर्वप्रथम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। और जब केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा देगी, एक बार प्रोजेक्ट रन होने लगेंगे, अच्छे से चलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से जब प्रोजेक्ट चलने लगेंगे तो बैंक भी बाद में इनको ऋण दे देंगे जब प्रोजेक्ट चलने लगे। क्योंकि अभी तो इनको आशंकाएं हैं कि पता नहीं प्रोजेक्ट चले या ना चले, लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, तो इस वजह से ये ऋण नहीं देना चाहते। लेकिन जब केंद्र सरकार ऋण देकर एक बार उनको गतिशील कर देगी तो निश्चित रूप से बैंक सामने आएंगे और बैंक ऐसी संस्थाओं को, ऐसी इंडस्ट्री को ऋण देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो सबसे पहला जो पहल होना चाहिए केंद्र सरकार का, वो होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको कैसे लाभ मिले, उनको कैसे काम मिले, इसके लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम अवसंरचना विकास की परियोजनाओं को धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो मदद असंगठित क्षेत्र के लिए यही होगी कि आरबीआई तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, केंद्र सरकार भी प्रयास करे। इसके लिए क्रेडिट लाइन की व्यवस्था भी उपलब्ध करा सकती है केंद्र सरकार। बहुत सारे इसके लिए अलग अलग फोरम हैं, कहीं ना कहीं से इसके लिए मदद केंद्र सरकार को करनी होगी और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार हमेशा सोचती है, सरकार की यही मानसिकता रहती है क्या, लाभ अर्जित करने की, तो उसमें जो है रेवेन्यू अर्जित करने की, तो सरकार को उसको त्यागना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, वो जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारी उद्योग हैं, उद्योगों को कुछ दिन के लिए छूट देना पड़ेगा। या तो आप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराओ या तो टैक्सेशन में छूट दो। टैक्सेशन में छूट कैसे दी जा सकती है? या तो आप टैक्स कम कर दो, जो इनसे टैक्स लेते हो उसके रेट कुछ कम कर दो, या जो ये ऊर्जा, आप जानते हैं बिना ऊर्जा के इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो ऊर्जा जो ये करते हैं जिससे इनकी ऊर्जा खपत होती है, या तो आप उस पर कुछ छूट दे दो। तो दो तरह से इंडस्ट्री जो हमारे उद्योग हैं उनको छूट दी जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा, या तो टैक्स कम करके, या तो जो उनकी ऊर्जा जरूरतें हैं उस पर आप कुछ छूट दे दीजिए। तो निश्चित रूप से राज्यों को सपोर्ट की जरूरत है। इस समय राज्यों को सपोर्ट की जरूरत क्यों है? राज्यों को सपोर्ट की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्तमान समय में जिस तरह से टैक्सेशन का जो है बनाई गई संरचना बनाई गई है, तो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है और केंद्र सरकार बाद में बंटवारा करती है। तो निश्चित रूप से इस समय इस कोविड-19 के दौर में जरूरी है कि केंद्र सरकार राज्यों को भी फंड उपलब्ध कराए, जिससे उनकी गतिविधियां, जन कल्याणकारी योजनाएं जो वर्तमान समय में चल रही हैं उस पर भी किसी तरह का भी जो है किसी तरह से रोक ना लगे, अवरोध ना उत्पन्न हो। तो इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को प्राथमिकता में रखना होगा, क्या प्राथमिकता में रखना होगा? वित्तीय समर्थन। वित्तीय समर्थन वर्तमान समय में केंद्र सरकार को प्राथमिकता में रखना होगा। वित्तीय सिस्टम बचाने के लिए आप नकदी, उद्योगों को नकदी, लोगों को नकदी आप उपलब्ध करा सकते हो। और हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा किया था, हमारे वित्त मंत्री ने पहले घोषणा किया था, लगभग
1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया था मजदूरों के लिए और जो असंगठित क्षेत्र है उनके लिए 3 महीने तक रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए, राशन उपलब्ध कराने के लिए। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, लेकिन ये नाकाफी है। ये कितने दिन तक हम करेंगे? यदि हमारे कामगार घर पे ही बैठे रहे, बेरोजगार बैठे रहे, तो केंद्र सरकार कितने दिन तक इस तरह से आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ, आर्थिक संसाधन देखे जाएं तो आर्थिक दृष्टि से सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सबसे पहले किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों के लिए उनकी कनेक्टिविटी, फसल कैसे बाजार तक पहुंचे उसके लिए, और ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल खरीद हो सके उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए प्रयास करना है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र के लिए, जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के जो भी हमारे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए कैसे मदद की जाए। क्योंकि यदि हमारा असंगठित क्षेत्र इसी तरह बदहाल स्थिति में रहता है, किसान इसी तरह बदहाल स्थिति में रहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत बहुत बुरे संकट में फंस सकता है, बहुत बुरे संकट से गुजरने वाला है। तो निश्चित रूप से 2 बिंदुओं पर केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है, किसानों की समस्या और हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या से जुड़ा हुआ है हमारा अवसंरचना विकास परियोजनाएं जो भी हैं चलाई जाएं। उद्योग भी जो है असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है उसको भी असंगठित क्षेत्र से जोड़कर हमने देख लिया है। तो ओवरऑल किस तरह से चीजों को देखने की जरूरत है, और विशेषकर शिक्षा व्यवस्था, एक पॉइंट हमारा छूट गया कि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित है। तो शिक्षा व्यवस्था पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं एक ओवरऑल व्यू इस टॉपिक पर दे पाया हूं कि किस प्रकार से किन बिंदुओं पर आपको अपनी चर्चा को समाहित करना है, किन बिंदुओं को आपको अपने उत्तर में लेकर चलना है, अपने उत्तर में लिखना है। तो इसी तरह से हमारे जो समसामयिक विषयों का, करंट अफेयर्स का जो हमारा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम है, इसी तरह से हमारे से जुड़े रहें। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष के एक नए प्रश्न के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें।